वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024 के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर टू में प्रिपरेशन करें हिस्ट्री का। जिनका भी पेपर हिस्ट्री है आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर पूरे जीआरएफ लेवल की आपकी तैयारी कराई जाएगी। मिशन क्या है? जीआरएफ। आपको जीआरएफ कैसे मिले इसी का प्रयास है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था और किस प्रकार कह सकते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ पर जिस प्रकार कुव्यवस्था फैली थी, भ्रष्टाचार फैला था और इसकी शिकायत और इसकी भनक कहाँ लगी? ब्रिटिश सरकार को। तो ब्रिटिश सरकार ने एक तरह से कह सकते हैं कंट्रोल करने का प्रयास किया और यह सरकार के तरफ से कंपनी पर चलाया जाने वाला पहला चाबुक था। उनके पर कतरने चालू कर दिए थे इसी एक्ट के माध्यम से। इसके बाद से बहुत सारे एक्ट आए और समय समय पर कंपनी को कंट्रोल किया गया और लास्ट में फिर कंपनी को ही ख़त्म कर दिया गया 1858 के अधिनियम के माध्यम से, जिसे आप लोग देखने वाले हैं आगे। तो कंपनी पर पहला चाबुक चला था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से और कंपनी पर बहुत सारे कंट्रोल यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। चलिए इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं ए टू जेड। यहाँ फैक्ट के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है और एग्जाम फाइट नंबर 1 पे यूजीसी नेट जीआरएफ क्लासेस हिस्ट्री की लगातार चल रही है और ये टिल एग्जाम तक चलेगी। तो हम लोग देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखेंगे आज। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। तो भारत के संवैधानिक इतिहास में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट विशेष महत्व रखता है। पहला प्रश्न आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 में। यह अधिनियम क्या था? ब्रिटिश संसदीय नियंत्रणों के प्रयासों की शुरुआत थी। ब्रिटेन की संसद का जो कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में व्यापार करती थी, इस पर कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास का शुरुआत था। जैसा आप अवगत होंगे 1757 का प्लासी का जो युद्ध जीता, किसने जीता? ब्रिटेन की सरकार ने नहीं जीता था, है ना। यहाँ की कंपनी एक आई थी ब्रिटेन की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस कंपनी ने ये युद्ध जीता था। उस कंपनी ने यहाँ पर राजनीतिक अधिकार और अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया था। लेकिन बाद में वो कंपनी भ्रष्ट हो गई, है ना, कुव्यवस्थाएं फैल गई। इसको कंट्रोल करना ब्रिटिश सरकार का दायित्व था उन्होंने, और इसी को लेकर अपने संसद में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जो कि भारत में इस कंपनी पर लागू हुआ और कंपनी पे कंट्रोल करने का प्रयास किया। कैसे कंट्रोल करने का प्रयास किया अभी लोग देखेंगे। अर्थात अब कंपनी के शासनाधीन क्षेत्रों का प्रशासन कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं रहा। पहले क्या था कि यह एक निजी कंपनी है, जो भी काम होगा यह कंपनी का मामला, लेकिन अब ऐसा बात नहीं रहा। बोला कि नहीं, ये निजी मामला नहीं है, इसमें सरकार का भी नज़र है, सरकार का भी हस्तक्षेप रहेगा। यह निजी का मामला अब नहीं रह गया, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें जा रही थी इंग्लैंड और इससे इंग्लैंड की छवि खराब हो रही थी। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? तो मेन प्रोविजंस को देखेंगे। यहाँ से प्रश्न आते हैं। पहला था और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी अधिनियम यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ और इसकी स्थापना कब हुई? 1774 में। तो भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1774 में। कहाँ बना? कलकत्ता में बना। किस एक्ट के माध्यम से बना? किस अधिनियम के माध्यम से बना? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बना। और ये जो कोर्ट था, इस कोर्ट को क्या अधिकार मिले थे? दो प्रकार के अधिकार थे। एक प्राथमिक अधिकार था, यानी सीधे वहीं पर याचिकाएं दायर हो सकती थी। दूसरा अपीलीय अधिकार था, यानी जो छोटे न्यायालय अगर निर्णय नहीं दे पाते हैं तो वो फिर अपील के लिए, या तो उसके निर्णय से कोई अगर नाखुश है तो वो अपील के लिए वहाँ पर जा सकते थे। लेकिन निर्णय जो भी होगा भारतीय कानून के अनुसार नहीं, बल्कि अंग्रेजी कानून के अनुसार यहाँ पर निर्णय दिए जाते थे। और जब सुप्रीम कोर्ट बना तो यहाँ पर 4 जज बने थे, 4 जजों की नियुक्ति हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट जब 1774 में बना तो कितने जजों के साथ ये शुरुआत हुआ? 4 जजों के साथ। इसमें 1+3, एक होता था आपका सीजे चीफ जस्टिस और बाद बाकी आपके अन्य न्यायाधीश थे 3। तो पहले मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बने कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के, और इसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश बने जिसका नाम भी आपको याद रखना चाहिए।
तीनों को नाम यहाँ पर है चोबर, लिमेस्टर और हाइड। तीनों का नाम याद रखें, चोबर, लिमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीशों में थे। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यायाधीश जो कि कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं था। इन तीनों के अलावे एक अन्य को डाल दिया जाएगा, इसलिए आप तीनों को याद कर लें, चोबर, लिमेस्टर, हाइड। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी बंगाल में जो पहले गवर्नर होता था ना, अब वो गवर्नर से क्या बन गया, गवर्नर जनरल। यानी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके साथ ही और एक प्रावधान क्या, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का प्रशासन भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी इन दोनों को का जो प्रशासन था बंगाल में समाहित कर दिया गया, यानी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का प्रशासन भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी बंगाल का कह सकते हैं प्रभाव बढ़ा दिया गया, है ना। बंगाल एक तरह से कह सकते हैं इन दोनों से बड़ा हो गया एक तरह से, क्योंकि अब बंगाल का गवर्नर जनरल उन दोनों पे रूल कर रहा है, तो यानी बंगाल का वेटेज बढ़ गया। और इसके साथ ही यहाँ पर जो गवर्नर जनरल बना, तो गवर्नर जनरल का एक प्रशासन मंडल भी बनाया गया, जहाँ पे एक गवर्नर जनरल होंगे प्लस 4 उनके सहायक सदस्य होंगे। गवर्नर जनरल के प्रशासन मंडल में एक गवर्नर जनरल और उसके सहायक कितने होंगे, 4। तो गवर्नर जनरल जो बने वो वारन हेस्टिंग्स बने। गवर्नर जनरल कौन थे, वारन हेस्टिंग्स। और इसके 4 कौन सहायक बने जिसको प्रशासन मंडल में कहा जाएगा, उसमें फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बॉरवेल। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बॉरवेल, इनके 4 जो प्रशासन मंडल में इनके शामिल थे। तो 1 + 4, तो बंगाल में जो प्रशासन चलता था वह गवर्नर जनरल और उनके 4 सहयोगी के माध्यम से, गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स से, और 4 सहयोगी का नाम भी आपको याद कर लिया, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बॉरवेल। अब इनके अधिकार के बारे में देख लेते हैं क्या हुआ। इन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट के द्वारा ही हटाया सकता था। इनको अगर हटाया जाएगा, जो प्रशासन मंडल में 4 लोग थे, तो उनको कौन हटा सकता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अगर सिफारिश करती है तो ब्रिटेन का जो सम्राट है वही इसको हटा सकता था, यानी पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, हटाना उतना आसान नहीं था। इसी प्रकार प्रशासन मंडल में जो 4 लोग थे, इसका जो कार्यकाल था वह 5 साल के लिए किया जाता था, कार्यकाल को भी 5 साल के लिए कर दिया गया था। प्रशासन मंडल में निर्णय बहुमत से लिए जाते थे, यानी 4 लोग थे तो 2 + 2 अगर हो जाए, निर्णय बहुमत से लिया जाता है, यानी कि बहुमत के लिए कितना होगा, 4 में बहुमत कब आएगा, जब 3 होगा। किसी निर्णय के पक्ष में जब 3 लोग एक साथ रहेंगे तभी तो बहुमत होगा, निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पे 4 से कभी कभी 2 तो बराबर हो जाता था, तो मत बराबर रहने की स्थिति में अध्यक्ष यानी जो आपके गवर्नर जनरल थे वो मत दे सकते थे। यानी देखा जाए तो गवर्नर जनरल को 2 लोगों को साथ में लेकर काम करने पड़ते थे, दोनों अगर उसके साथ रहेंगे तभी वो कोई निर्णय ले पाते थे, तभी उनका बहुमत पूरा होगा। कंपनी के प्रत्येक सैनिक और असैनिक पदाधिकारी को किसी भी व्यक्ति से उपहार, दान या पारितोषिक लेने से प्रतिबंध कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को किसी से क्या लेने पर, गिफ्ट, है ना। जैसे अभी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना क्या है, जैसे आपने अगर कोई काम किसी पदाधिकारी से कराया, आपने खुशी से क्या पैसा तो नहीं दिया, चलिए एक फ्रिज दे दिए, उसके घर एक AC पहुंचा दिए, सर हम आपको गिफ्ट दिए। लेकिन गिफ्ट ऐसे थोड़ा मिलता भाई, गिफ्ट देने के पीछे उसका उद्देश्य रहता है, हमको इससे लाभ लेना है ना, लाभ लेना है। तो वही हाल होता था, कंपनी गलत तरीके से यहाँ पर पैसे कमाने के लिए लोगों से पैसा तो घूस नहीं ले सकते थे, तो अलग अलग रूप में, उपहार के रूप में कि इसने हमको गिफ्ट दिया, तो दान के रूप में इसने हमको दान दिया, इस प्रकार से भ्रष्टाचार में कंपनी डूबी हुई थी। इन सब की भनक ब्रिटिश सरकार को लग गई थी, इसलिए उसने साफ साफ कह दिया कि जो भी कंपनी के अधिकारी हैं वो किसी भी व्यक्ति से उपहार या दान नहीं ले सकते, इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 साल जो पहले हुआ करता था उसको अब 4 साल कर दिए। सारे प्रोविजंस को आपको याद करना है। आपसे प्रश्न ऐसे भी आएगा, किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों को उपहार या दान लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
किस अधिनियम के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 साल किया गया? तो ये भी आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। डायरेक्टरों की संख्या अब 24 निर्धारित कर दी गई है। इसमें से 25% अर्थात 24 का 25% कितना हो जाएगा? 6। 25% सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। जिस प्रकार अभी राज्यसभा में है ना अवकाश ग्रहण करते हैं 1/3 मेंबर, उसी प्रकार यहाँ पर 25% यानी 1/4 मेंबर प्रत्येक 1 साल पर सेवानिवृत्त हो जाते थे, अवकाश ग्रहण कर लेते थे। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार तो लेना प्रतिबंधित किया ही, साथ ही निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बहुत सारे कंपनी के अधिकारी क्या अपना एक अलग पैरेलल तरीके से व्यापार चलाते थे। कंपनी में जो व्यापार जो कंपनी का लाभ होता ही था उसको देखते हुए कुछ प्रोडक्ट अपने लिए परचेज करके उसको अलग से व्यापार करते थे। तो सरकार ने क्या किया, निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध कर दिया। गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध तो किया ही, निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया इस अधिनियम के माध्यम से। इसके साथ ही इस अधिनियम द्वारा कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया। जब देखा गया भ्रष्टाचार में ये क्यों डूबे हुए हैं, ये क्यों करप्शन में डूबे हुए हैं, क्यों पारितोषिक लेने पे तुले हुए हैं, तो इस पर लगा सरकार को कि नहीं ऐसा करते हो सकता है इसकी सैलरी कम हो, ऐसा करते हैं इन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इनकी सैलरी को बढ़ा देते हैं। तो उनके वेतन को बढ़ा दिया गया ताकि उनका वेतन ज़्यादा रहेगा तो वो कम से कम करप्शन करना नहीं चाहेंगे कि नहीं इससे मेरा मेंटेन हो रहा, हम गलत काम नहीं करेंगे। तो कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया। तो किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी का वेतन को बढ़ा दिया गया? तो ये भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उनके वेतन को बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन का है ना यानी ब्रिटेन के सम्राट का कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। अब कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले संबंधी जानकारी ब्रिटिश क्राउन के साथ साझा करना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि अब कंपनी को कह दिया गया कि अगर आप भारत में राजस्व में कितना वसूल कर रहे हैं, नागरिकों और सैनिकों के मामले में कोई अगर बात है, इन सभी की जानकारी आपको ब्रिटिश क्राउन को देना पड़ेगा, साझा करना पड़ेगा। और इस प्रकार ये उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। यानी कह सकते हैं कंट्रोल करने का बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। और एक तरह से देखा जाए तो पहला प्रयास था ये, है ना। अब हम लोग इसी तरह आगे देखेंगे कि इस पे और ज़्यादा है ना। पहला था तो संसद, ब्रिटेन की जो संसद थी या सरकार थी, उनको भी लगा कि नहीं अब यहाँ खामियां फिर से कंट्रोल करने का और भी बहुत सारे एक्ट आते रहे। तो अब हम लोग आगे फिर एक्ट के बारे में पढ़ते रहेंगे। इसके बाद जस्ट 1781 में एक अधिनियम आया था जिसको कहते हैं संशोधनात्मक अधिनियम, यानी रेगुलेटिंग एक्ट में जहाँ जहाँ खामियां थी उससे ठीक करने के लिए एक एक्ट लाया गया, उसमें संशोधन करके एक एक्ट लाया गया। वह 1781 में आया जिसको 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम कहा जाता है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया जो कि अलग एक्ट ही था। तो अगले क्लास में हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही साथी, हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा आज का। यहाँ पे आपको फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है और हमारा मिशन है मिशन JRF 2024। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों आप भी चाहते हैं क्लासेस ज्वाइन करें तो हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें और बिल्कुल फ्री में आप हिस्ट्री पेपर 2 की कंप्लीट क्लासेस कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। थैंक यू वेरी वेरी मच।